अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक हम जितनी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे वो सारी की सारी जो है वो ऑर्गेनिक थी। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7। अब ये चैप्टर 1 है इनऑर्गेनिक का। 2 चैप्टर हमारे इनऑर्गेनिक के हैं लेकिन बड़े कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी लेंदी हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। चैप्टर 1 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से मुताल्लिक जो है वो चैप्टर है। अब इसके समझने के लिए ज़रूरी होगा कि पहले आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल का आइडिया हो। पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री की तकरीबन हर बुक के शुरू में बना होता है और उसके ऊपर बात होती है, तो मुख्तसर जो पीरियोडिक टेबल का आपको आइडिया हो। अच्छा, ये बुक में भी बना हुआ है, आप बुक से भी ले सकते हैं। ये पीरियोडिक टेबल बनाना नहीं होगा, मैं इसको सिर्फ मुख्तसर बताऊंगा जितनी चैप्टर 1 में ज़रूरत है, पूरा नहीं बताऊंगा। ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये जो इसकी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट चल रही है ये पूरी लेफ़्ट से राइट जो मैं इशारा कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये हिस्सा इसका लंबाई के रुख में फैला हुआ है। अब ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजेंटल रॉज होती हैं। अब ये जो हॉरिजेंटल रॉज हैं इसको कहा जाता है पीरियड्स। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, यानी 7 हॉरिजेंटल रॉज। इनको पीरियड नंबर दिया जाता है, पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बुक भी खोल के रखिएगा इसमें, क्योंकि थोड़ा हो सकता है ब्लर आ रहा हो, लेकिन आपको ये पूरा टेबल समझ में आएगा अगर आप सामने रखेंगे अपने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो है पीरियड्स हो गए हॉरिजेंटल रॉज में। इसके बरक्स अब जो सामने वर्टिकल कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं ग्रुप्स। अब अगर आप काउंटिंग करेंगे तो इसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। 18 2 + 6 8 + 10 18 18 वर्टिकल कॉलम हैं, ये हो गए ग्रुप्स। लेकिन अब इसमें नोट वर्दी ये है कि 18 कॉलम्स का ये मतलब नहीं हुआ कि ग्रुप्स 18 हैं, कॉलम्स 18 हैं। अब ये जो 18 कॉलम्स हैं इसके अंदर ग्रुप्स 8 हैं। नोट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा स्टार्टिंग में लर्निंग जैसा रट्टाफिकेशन जैसा चैप्टर लगेगा तो बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसमें थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करवा दूँ। तो ये 18 वर्टिकल कॉलम्स जो हैं ये ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर MCQs या पूछा जाए कि हाउ मैनी ग्रुप्स, तो आपको बोलना होगा 8। अब ये जो ग्रुप्स होते हैं इनके अंदर 2 तरह के सब ग्रुप्स होते हैं। अब ये जो आपको एक्सट्रीम लेफ़्ट पे नज़र आ रहे हैं ये 2 कॉलम, और ये एक्सट्रीम राइट पे जो आपको नज़र आ रहे हैं 6 कॉलम, 6 कॉलम्स, ये हो गए सब ग्रुप A। सब ग्रुप A। और ये दरमियान में जो आपको नज़र आ रहे हैं येलो पैच पूरा, और इसके बॉटम में भी उसको ज़रूरत अभी दिखाने की मुझे है नहीं, लेकिन एक सेपरेट इसका स्प्लिट पोर्शन भी होता है, वो पूरा ये सारा कहलाता है B सब ग्रुप, यानी सब ग्रुप B। अब ये जो सब ग्रुप A और B हैं, इसमें ये जो हमारे सब ग्रुप A हो गए लेफ़्ट और राइट वाले, ये है हमारे चैप्टर का टाइटल, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मैंने आपको चैप्टर के नाम पे पहुंचाया, भी सब्र चाहिए होगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप A, लेफ़्ट एंड राइट। ये जो लेफ़्ट के 2 और राइट के 6 नज़र आए, ये हो गए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, इसके लिए अब आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए थोड़ी, कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसमें ब्लॉक्स हैं। यानी ये आपका पूरा लेफ़्ट जो ब्लॉक है ये पूरा ये S ब्लॉक है, ये राइट पे जो पूरा आपको नज़र आ गया
ये पी ब्लॉक है। अब ये समझने का हो गया कि ये एस और पी ब्लॉक मिलकर बना हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इंक्लूड एस एंड पी ब्लॉक्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक which is situated to the extreme left of the periodic table, P block which is situated to the extreme right of the periodic table। ये D ब्लॉक है, इसका चैप्टर 2 में है लेकिन मुख्तसर बताना पड़ेगा वरना ये लगेगा कुछ सीन गायब कर दिया सर ने। मिडिल पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल यानी विच इज सिचुएटेड इन द मिडिल बिटवीन S एंड P, दीज इंक्लूड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ये येलो जो नज़र आया ये सारा का सारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे ट्रांजिशन है और ये सब के सब मेटल्स हैं। तफसील होगी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में। तो अब ये जो है मैंने आपको पहुंचाया चैप्टर नंबर 1 के शुरू में, थोड़ा सा और बताऊंगा फिर चैप्टर की प्रॉपर स्टडी शुरू होगी। ये पीरियोडिक टेबल हमें बनाना नहीं है लेकिन इसकी आपको आउटलाइन पता होनी चाहिए क्योंकि जो आगे टॉपिक आ रहा है वो उसी वक्त आपको अंडरस्टैंडेबल होगा और कुछ अच्छा लगेगा जब आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की कुछ स्टेट ऑफ मैटर और उनकी कंपोजिशन पता हो। अब ये जो एक्सट्रीम लेफ़्ट वाला पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक है, इसके अंदर सारे मेटल्स हैं जिनको अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। 1 वाले जो है सारी अल्कली मेटल्स हैं और 2 वाले जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मेटल्स का लफ्ज़ दिखा नहीं मैंने लेकिन पूरा नाम है अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी ये फर्स्ट वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप 1A जो हुआ 1A ये अल्कली मेटल्स और ये जो सेकंड वर्टिकल कॉलम हुआ इस येलो से बिल्कुल एडजेसेंट ये हो गया 2A। अब इसके बाद खुद ही कंटिन्यू करें 3, 4, 5, 6, 7, 8A हो गए। ये 8 ग्रुप्स हैं, 1, 2 उधर चले गए एस ब्लॉक में और 3 से लेकर 8 तक चले गए यहाँ आपके। अच्छा आपकी बुक के मुताबिक ग्रुप को उन्होंने नंबर 1, 2, 3 जो है डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से ऐसे दिया हुआ है 3 है। अब ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है नई तहकीक के मुताबिक। ज़्यादातर जो है यूँ भी लिखते हैं 3A करके यानी रोमन कैपिटल लेटर्स में और आप अपना रेगुलर 3, 4, 5 भी लिख सकते हो। वहाँ तक जाते आते ये 8 हो जाएगा। दरमियान की लिखना लिख लें, समझने की बात है। मज़ीद ये जो सारे लेफ़्ट वाले हैं इसके आपको ये मज़ीद पता हो कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे सारा काम है, यानी जिसको ऑफ-बो प्रिंसिपल कहते थे। अब ऑफ-बो प्रिंसिपल के तहत ये एस ऑर्बिटल में इनकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी, यानी इनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन एस में जाएंगे, इसमें सारे पी में जाएंगे, इसीलिए उनके ब्लॉक का नाम भी हो गया पी ब्लॉक कि इनकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो पी पे कंप्लीट होगी और उनके सारे की एस पे कंप्लीट होगी। अब ये जो लेफ़्ट के एलिमेंट हैं अगर आपको इसके नाम याद हो जाए तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा क्योंकि आगे टॉपिक में नाम का जिक्र आएगा नहीं आएगा लेकिन कौन एलिमेंट किसके बाद है, कौन किसके राइट पर है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं बार बार शायद आपको ये पीरियोडिक टेबल पर दिखा ना पाऊँ, तो आपको इसके अपने सामने ये पीरियोडिक टेबल अपने बुक का खुला रखिएगा। अब ये लिथियम, सोडियम, ये रेड में नज़र आ रहा हो ना नज़र आ रहा हो, ये एलिमेंट्स हैं। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीसियम है। एक अच्छे स्टूडेंट को कम से कम 5 अल्कली मेटल्स पता हो तरतीब में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, और इसके पड़ोस वाले फिर 5 पता हो यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। ये लाइन से ये 5 पता हो तो ये 10 कम से कम मालूमात हुई। राइट के थोड़े नज़र भी आ रहे होंगे, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, फिर इंडियम है, फिर थैलियम है। ये अब ये सारे ना भी पता हो आपको गैलियम या इंडियम तक ज़रूर पता हो, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम, ये हो गया इधर। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कम से कम पता हो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी कम से कम पता हो। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, ये कम से कम पता हो। और हेलोजन तो सबको पता होना चाहिए, सेकेंड ईयर में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आखिरी नोबल गैसेस का ग्रुप, कंप्लीट शेल जिसका होता है 8 ग्रुप,
यानी नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। इस पूरे अब जो आगे मैं करने जा रहा हूँ उसमें हीलियम और हाइड्रोजन को रोक के रखिएगा, इसलिए आपने देखा होगा मैंने बॉक्स भी नीचे से बनाया, देख रहे हैं, हाइड्रोजन के नीचे बनाया है और उधर हीलियम से नीचे बनाया है। इस पे अलग जो है डिबेट होती है, और ये फॉर द टाइम बीइंग हमारी बुक से हटा दिया गया हाइड्रोजन और हीलियम पे डिबेट, तो इसकी बात अलग मौका रहा तो कर देंगे, वरना सिलेबस में रहना है हमें। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और शुरू होगा हमारा काम ग्रुप ट्रेंड से, ग्रुप ट्रेंड से। और मेरी कोशिश होगी कि आज के लेक्चर पर ये वाइंड अप हो, क्योंकि ये है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें एक थीम चलेगी। अगर वो थीम आपने पकड़ ली तो होंगे तो कई फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप ट्रेंड्स, लेकिन वो फ्लो में आ गया तो आप आधे से पौन घंटे में निपटा सकते हो, ये मेरा आइडिया है, वरना ये बहुत लंबी चीज़ हो सकती है अगर खींचते जाएँ उसको। तो अब ग्रुप ट्रेंड्स क्या होते हैं, और वन बाय वन हमें ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ने। ये चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग हो चुकी, बस पीरियोडिक टेबल बनाना नहीं है, लेकिन इसकी आउटलाइन आपके दिमाग में रहे। इसका फर्स्ट पेज पे आएगा मामला। आप लोग 9-10 क्लास से या बचपन से, इवन उससे भी पहले से, जब से आपने साइंस पढ़नी शुरू की होगी, आपने मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के नाम पढ़े होंगे केमिस्ट्री की क्लास में या साइंस की क्लास में। जैसे मिसाल के तौर पे एटॉमिक साइज़, एटम क्या होता है उसका साइज़, जिसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। फिर इसी तरह कभी सुना होगा आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी तरह सुना होगा आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी तरह सुना होगा आपने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह कभी आपने सुना होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्शन। ये जो मैं बोलता जा रहा हूँ लिस्ट बड़ी लंबी है, अगर बोलते ही चला जाऊँ तो प्रिसाइज़ करके आपके टेक्स्ट बुक बनाने वालों ने तकरीबन 5 से 6 फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को बयान किया है। अब ये जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनके मैं कुछ नाम लिया है, एटॉमिक रेडियस या साइज़, ये सब, ये जो अभी मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया, इसका ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड के लफ्ज़ी मायने अगर आप ये आपने ज़िंदगी में, ये लफ्ज़ बहुत कॉमन सा है जवानों में कि फ़लाँ चीज़ का ट्रेंड चल रहा है आजकल, यानी रुझान। रुझान, अब ये रुझान क्या है? रुझान कहते हैं किसी चीज़ में ग्रेजुअल तब्दीली को या किसी अमल को, यानी कि मिसाल के तौर पे बेहतरी की तरफ कोई चीज़ जा रही है तो हम कहेंगे कि बेहतरी बढ़ रही है, बुराई कम हो रही है, ये हो गया रुझान। या खेल का रुझान है तो वो बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई का कम होता जा रहा है। मिसाल अच्छी नहीं दी है लेकिन देनी पड़ती है। तो ये जो रुझान है, पीरियोडिक टेबल में क्या रुझान है इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी या ज़्यादा होगी या इर्रेगुलर रहेगी, दैट इज़ ग्रुप ट्रेंड। यानी पहले आपको ये समझ आए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रुप ट्रेंड, यानी ग्रेजुअल चेंज इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये डेफिनेशन आपको नज़र नहीं आएगी मेरे नोट्स में, इसलिए मैं घेर के खड़ा हूँ जगह, बुक में भी नज़र नहीं आएगी, इसलिए मुझे देख लें। द ग्रेजुअल चेंज इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, gradually as we move down the group in a periodic table, gradual change in the physical properties as we move down a group in the periodic table। क्या मतलब हुआ कि सबसे पहला वाला जो एलिमेंट है किसी ग्रुप का, उसके नीचे वालों का बढ़ने का रुझान है उस प्रॉपर्टी में या कम होने का, या स्टेबल है, कांस्टेंट है, या इर्रेगुलर होना चाहिए कि पहले बढ़ा फिर घट गया फिर बढ़ने लग गया। ये अब हमें 1 बाय 1 ये 5 से 6 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे काम करना है कि फ़ला फिज़िकल प्रॉपर्टी एस ब्लॉक वाले, यानी अब देखें रिप्रेजेंटेटिव पे फोकस रखना है, पिछला देखते रहिएगा, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, यानी ग्रुप 1A 2A और 3 4 5 6 7 8, इसमें ये रुझान क्या पाया जाएगा एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। ये अब 1 बाय 1 करेंगे तो उम्मीद करेंगे कुछ चैप्टर ये हमारा कवर होगा, बड़ा चैप्टर है ये भी। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स तो बता भी चुका हूँ, फिर भी मैंने लिख दिया द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप्स ए ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगला ग्रुप ट्रेंड्स क्या होता है वो भी बता दिया, लेकिन 1 बाय 1 हमें पढ़ना है। ग्रुप ट्रेंड्स इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स।
अब ग्रुप ट्रेंड, रेगुलर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज़, यानी ग्रेजुअल चेंज या वेरिएशन, ये ग्रुप ट्रेंड हो गया। अब 1 by 1 अब लिस्ट बनाती जानी है आपको। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज के नोट्स और लेक्चर दूँ, क्योंकि इसमें एक चार्ट आएगा, टेबल आएगा। अगर उस आपने चार्ट और टेबल को कैप्चर कर लिया तो एक 1 जो हेडिंग है ना, वो उसमें समरी है। बुक में वो समरी नहीं है, ये मैंने समरी बनाने की कोशिश की है, गौर कीजिएगा, वो आएगा। अभी मैं टेबल सबसे पहले दिखाऊंगा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा। तो अब ये एटॉमिक, पहला क्या है, एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस। अच्छा, ये डेफिनेशन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, सेकेंड ईयर में ये डिफ़ाइन आ नहीं सकता, इतना हलवा नहीं बढ़ सकता। यानी ये सवाल क्यों लिखा हुआ है डेफिनेशन में, समझा दूँ, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी करें आप कि कोई एटम जो है उसका साइज़ क्या है, एटॉमिक साइज़ पहली, यानी कि ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है, उसका ट्रेंड हमें देखना है। अब इसका मतलब क्या है, देसी ज़बान में अगर समझाऊँ, एटम कितना बड़ा है। केमिस्ट्री की ज़बान में समझाऊँ तो न्यूक्लियस जो होता है उसका हेडक्वार्टर सेंटर, उससे उसके आखिरी वैलेंस शेल का डिस्टेंस कितना है, फासला कितना है। क्योंकि अगर आपने कभी सर्किल का चैप्टर पढ़ा हो मैथ्स में मेरे साथ या किसी के साथ या किसी छोटी क्लास में भी, तो सेंटर से किनारे तक के फासले को हम क्या बोलते हैं, ये सर्किल का साइज़ है, ऐसे ही है। यानी अगर ये एक एटम है, क्योंकि एटम भी जो है सर्कुलर या स्फेरिकल चीज़ हो सकती है, तो अब इसका ये मरकज़ जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। फ़र्ज़ करें ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसका फासला, इसकी जो है डिस्टेंस या सेपरेशन क्या है, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस और साइज़। अब ख्याल रहे कि आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में तो और शेल्स भी हैं, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन हीलियम को तो हटा दिया है। हाजिर रहिएगा भाई, तब मुझे भी लेक्चर देने में अच्छा लगेगा कि जो मैं बताऊंगा मुझे याद है, मैं उसको रेफरेंस दूँ, आप कहेंगे कब बताया, लिंक करना है। मैंने हाइड्रोजन हीलियम को हटाया, तो हाइड्रोजन और हीलियम वाहिद 2 एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के, जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक शेल है, के शेल। अब क्या हुआ, मतलब कि इसके बाद जितने भी अब बचे एस और पी ब्लॉक यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, उन सब में एक से ज़्यादा शेल हैं। समझ आ रहे हैं यहाँ तक। अब अगर शेल एक से ज़्यादा हो गए तो फ़र्ज़ करें मैं न्यूक्लियस हूँ और ये आखिरी शेल है, तो बीच में एक शेल आ गया, कम से कम मिसाल के तौर पे लिथियम या कोई बेरिलियम जगह पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर 2 शेल हैं, फिर इसका 3 शेल वाला आ जाए, सोडियम, पोटेशियम, 4 वाला हो गया। नीचे जा जाएंगे, शेल्स बढ़ते जाएंगे, पीरियड में जितने नीचे आएंगे शेल्स बढ़ेंगे। जो पीरियड 4 का एलिमेंट होगा उसके 4 शेल्स होंगे एनर्जी लेवल, जो पीरियड 3 का होगा उसके 3 एनर्जी लेवल्स होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है यहाँ तक। अब जो शेल्स आखिरी होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है, इसके दरमियान में जितने ज़्यादा एनर्जी लेवल्स या इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसको कहा जाता है शील्डिंग इफ़ेक्ट। डू यू नो शील्डिंग इफ़ेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का असर, यानी न्यूक्लियस का आखिरी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कमांड एंड कंट्रोल का पर्दा, यानी उसमें रुकावट या उसमें जो है खलल। समझ रहे हैं आप मेरी बात। यानी मैं अगर न्यूक्लियस हूँ क्लास में किसी, और फर्स्ट रो में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो मेरे और उसके दरमियान में रुकावट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा मेरे साथ समझाने के लिए, क्योंकि आपने ना इलेक्ट्रॉन देखे ना एटम देखा। जबकि इसी के बरक्स 5 रो की क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि 5वीं रो के स्टूडेंट मुझसे थोड़े ढीले पड़ सकते हैं कि दरमियान में एक शील्डिंग इफ़ेक्ट आ रहा है। क्या पता कुछ लंबे कद के स्टूडेंट बैठे हों, क्या पता कुछ जो है वो स्टूडेंट बहुत ही सीरियस हो, तो मैं उनको तो देख रहा हूँ, पीछे नहीं देख रहा हूँ, तो नतीजा वीकेंड होती चली गई आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, यानी उस स्टूडेंट के ऊपर मेरी कमांड कंट्रोल। दैट इज़ कॉल्ड इंटर एटॉमिक फोर्सेज और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये कॉज करता है शील्डिंग इफ़ेक्ट। अब जितना शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा कम होता है ना, उसकी वजह से अब आगे के जो ग्रुप ट्रेंड होंगे उसमें लफ्ज़ आएगा बार बार कि शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होने की वजह से या इफेक्टिव होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, तो उसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, तो ये कम हो गया। तो अब ये कॉन्सेप्ट बना आपका शील्डिंग इफ़ेक्ट, साइज़, ये सब लेकर अब बनेगा हमारे ये टॉपिक सारे। तो ये मैंने आउटलाइन दिया आपको। अब सिर्फ रटना है या समझना है आप पर है, लेकिन मैं दोनों कोशिश करूँगा कम वक्त में वाइंड अप करने की। पहले लिखा हुआ है जर्नल ट्रेंड। जर्नल ट्रेंड ये होता है जो आम रुझान है, आम रुझान।
आम रुझान ये है कि ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज़ या रेडियस बढ़ता है। आप भी सोच सकते हैं क्यों भाई, 2 शेल हैं, 3 शेल हैं, 4 शेल हैं, 5 शेल हैं, हाथ खोलता जा रहा हूँ, क्या मतलब? साइज़ बड़ा होता जा रहा है, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है। ये तो आम रुझान हो गया ना। अब ये आम रुझान ही रहेगा, इसमें कोई इरेगुलरिटी आपको नज़र अगर आई भी तो वो ग्रुप 3 में नज़र आएगी। ग्रुप 3 को स्पेशल अटेंशन दीजिएगा, जो कि एल्युमिनियम बोरॉन फैमिली है। उसकी वजह बताऊंगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसकी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मसला आएगा। तो देखें, जर्नल तो लिखा हुआ है इंक्रीजेस इन जर्नल, MCQs हो गई। अच्छा, अलॉन्ग द पीरियड बोनस के तौर पे लिख दिया है। बोनस का मतलब है कि ये बुक खोलेंगे उसमें नहीं है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो ग्रुप में होती है बात। पीरियड में नॉलेज के लिए लिख दिया गया कि पीरियड में उसका कंट्रास्ट होगा, यानी कि ऊपर से अगर फैलता जाएगा एटम तो लेफ़्ट से राइट सिकुड़ता जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे, लेफ़्ट से राइट नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा प्रोटॉन आने की वजह से अट्रैक्शन श्रिंक करवाएगी एटम को फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यानी अब इसका अगर मैं एक अपने तौर पे एक चीज़ कर दूं कि यहाँ से यहाँ अगर आप जाएंगे अलॉन्ग द पीरियड, ये पक्का हो गया पीरियड है हॉरिजॉन्टल, तो इसमें एटॉमिक रेडियस या साइज़ कम होगा, और ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जाएंगे यानी ग्रुप डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक साइज़ या रेडियस इन जनरल इंक्रीज़ होगा। रीज़न बीइंग शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, ये देखें शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो साइज़ बड़ा होता जा रहा है, कॉमन सेंस। इसके बरस इधर जाए ज़रा, अब एक स्टूडेंट का दिमाग कबूल नहीं करेगा, इसको हजम नहीं करेगा, सारे शेल बराबर हैं तो साइज़ तो एक रहना चाहिए। नो, इतना आसान नहीं था केमिस्ट्री को समझना। इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अंदर के 2 दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, असल बाहर वाले पे गौर करें। आखिरी में वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन, नियॉन तक पहुंच जाए वैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब लगाएं अपनी साइंस। भाई मेरे आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मेरा उस पर हल्का हाथ है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8। क्या हुआ ये, क्यों हो रहा है? मेरे हाथ को बंद करने से नहीं, न्यूक्लियर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेंगे तो भाई एक्सटर्नल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर उनका हाथ होगा, और वो अट्रैक्शन में साइज़ में मामूली श्रिंक कर देंगे एटम के साइज़ को अलॉन्ग द पीरियड। ये टेबल देख लें, ये है समरी, जो मैं कह रहा हूँ समरी। एटॉमिक रेडियस 1 और 2 में इंक्रीज़ का मतलब रेगुलर ट्रेंड है, मुसलसल बढ़ेगा, सही है। 4 से लेकर 8 तक मुसलसल इंक्रीज़ है, यानी ऊपर से नीचे मुसलसल बढ़ेगा। अब इर्रेगुलरिटी पे बस आपको फोकस करना है, इर्रेगुलरिटी पे कि 3 ग्रुप, और ये अक्सर में आएगा, एडवांस में बता दूँ, एटॉमिक रेडियस हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, जो 5-6 में ट्रेंड पढ़ने, इन सब में आपको लगेगा कि 3 ग्रुप और ये यानी मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हैं, उसमें इरेगुलरिटी और फ्लक्चुएशन आएगी, उसमें रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा, यानी कभी बढ़ने लग जाएगा, फिर घटने लग जाएगा, फिर से बढ़ने लग जाएगा। तो आप एक मेयार या रट्टाफिकेशन सेट नहीं कर सकते, उसकी वजह आएगी मुख्तसर सी, लेकिन ये स्पेशल इस पर स्टेरिक लगा लीजिएगा कि 3A ग्रुप हैज़ इरेगुलरिटी। क्योंकि कुछ नहीं आया तो इसमें से MCQs आ जाएगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। तो अब भाई 3A फ़ौरन ढूंढिएगा, सिंपल। अब ये जो मैंने रटवा दिया या जो भी समझा दिया कि शेल्स की वजह से होता है, इसकी अब वजह एक एक लाइन में लिखी हुई है, पढ़नी है तो पढ़ लें, देखनी है तो देख लें। थोड़ा सा अगर स्क्रीन को राइट पे भी कर सको, क्योंकि राइट का कट रहा है थोड़ा। लेकिन चले बाकी लोग देखते हैं। ग्रुप 1 और 2 जो है इसमें एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, समझ में आ गया। लेकिन अब 3 है, ऊपर करें तो 3A का मंजर नज़र आ जाएगा। ये हो गया ग्रुप 3A। देयर इज़ एन एक्सेप्शन इन ट्रेंड बिटवीन एल्युमिनियम एंड गैलियम।
वो एलिमेंट लिख लें साइड में, क्योंकि 3A की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बोरॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, ग्रुप 3A के, जिसको बोरॉन फैमिली कहते हैं, जिसको बोरॉन फैमिली कहते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, वेयर गैलियम है स्लाइटली स्मॉलर बिकॉज ऑफ पुअर, आ गया शील्डिंग इफेक्ट लिखा हुआ, शील्डिंग इफेक्ट लिखा हुआ आ गया। इसको सेंटर करें, शील्डिंग इफेक्ट, ये मेन इसकी कॉज है, शील्डिंग इफेक्ट। ये लफ्ज़ बता दिया ना, अब ये देखें अभी आपका है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है एल्युमिनियम और गैलियम के दरमियान डिस्टर्ब होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं। यानी आप इसमें को पूरा कॉपी डाउन नहीं करें, इसको शॉर्ट हैंड लिखें कि 3 हैज़ इर्रेगुलर ट्रेंड बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, यानी उसका शील्डिंग इफेक्ट बाकी एलिमेंट्स के शील्डिंग इफेक्ट के मुकाबले में डिस्टर्ब्ड है। और रीज़न देखें और वजाहत आ रही है, 3D ऑर्बिटल ऑफ गैलियम। अब ये समझाऊं, थोड़ा आधा मिनट लूँ। पीरियड 1 वाले जो एलिमेंट होंगे उनका S इलेक्ट्रॉन होंगे सारे, क्योंकि K शेल है, ठीक है। पीरियड 2 वाले जो होंगे उसमें S और P दोनों होंगे, ऑफ-बू प्रिंसिपल 1S 2S 2P, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद जब 3 आता था तो क्या होता था ऑफ-बू में, लिख दूँ कहीं, ये ले भाई आसानी कर दिया आपके लिए, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D। ये देखें 4S के बाद 3D आना शुरू हुआ, ठीक हो गया। अब गौर करें, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सही है। अब बोरॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 5 है। 5 का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 2 शेल हैं, 2 शेल हैं तो यानी 2S 2P तक की कहानी पहुंची। एल्युमिनियम में 3 शेल हैं, 2 8 3, तो इसका अंदर 3 शेल तक कहानी पहुंची। अब आप समझदार लोग हैं, पहुंच गए मुझसे आगे। गैलियम में चौथा शेल इन्वॉल्व हो रहा है, और जब चौथा शेल इन्वॉल्व होगा तो इसका मतलब है उसमें 3D इलेक्ट्रॉन आने लग जाएगा, क्योंकि 4S के बाद फ़ौरन भरना शुरू होता है 3D, और 3D के बाद आता है 4P का नंबर। यानी आप गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें अपने साइट पे, कॉपी पे, लेक्चर ख़त्म होने के बाद, कि गैलियम का एटॉमिक नंबर ये है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। बता दूं एडवांस में कहाँ पे ख़त्म होगी, 4P1 पे ख़त्म होगी। माने या नहीं माने, करके देखें। सर को तो याद है चीज़ है ना, आप करके देखें। यानी इस तरह पहुँचेंगे आप, 2 2 4 10, ठीक है। फिर 2 2 4 10 20 हो गए, 30 हो गया, 31। क्या मतलब हुआ, ये 31st एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, 31st एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। यानी कुछ समझ में आ रहा है, जिंक के बराबर में है, यानी डी ब्लॉक के फ़ौरन बाद है। ये है वो कहानी, अगर आप पकड़ लिया आपने कि जब डी इलेक्ट्रॉन आना शुरू होते हैं और उसके बाद पी आना शुरू होता है, तो यहाँ पे वो शील्डिंग इफेक्ट को ख़राब करता है। यानी वो बादल जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के 3D वाले होते हैं वो 4 के ऊपर असर करते हैं, और जब असर करते हैं तो उसके एलिमेंट को ढीला करते हैं, क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉन ढीले होते हैं, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। और गोलगप्पा अगर आपने कभी खाया हो तो पता ही होता तो बहुत बड़ा है, अंदर खाली होता है। कुछ लोग कुछ डाल लेते हैं, वरना तो खाली ही खाली है। आगे बढ़े भाई। आयनाइजेशन एनर्जी, डेफिनेशन सिर्फ देख लें, इसको बता चुका हूँ, ये इम्तिहान में नहीं आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी दूसरा ट्रेंड है, क्या है, आयोनाइज करने वाली एनर्जी। आसान लफ्ज़ में बता रहा हूँ और आसान उर्दू में बोल दूँ, वो कम से कम एनर्जी जिसके प्रोवाइड करने पे, सप्लाई करने पे कोई एटम अपना लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे, लूज़ कर दे गैसियस स्टेट में। यानी कोई एटम है, उसको आयन बनाना है, तो कैसे करेंगे। आयनाइजेशन क्या होता था प्रोसेस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। कैटायन कैसे बनता था, पॉजिटिव कैटायन देने से, ऐसी था। तो पॉजिटिव आयन इज फॉर्म बाय द रिलीज और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ओके, तो अब वो एनर्जी जो दे तो इलेक्ट्रॉन लॉस या रिलीज़ हो जाए किसी एटम में से, ठीक है। अब वो कम से कम एनर्जी, अब इसका ट्रेंड हमें देखना है, इसका ट्रेंड देखना है। तो इसका भी जनरल ट्रेंड ये होगा, टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी, टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर नीचे का भी दिखाऊँ नहीं मैं आपको मंजरनामा, तो ये इसका है आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस और राइट पे आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस इन जनरल। इसमें भी जर का आएगा ग्रुप 3 की जगह पे। फिर इसी तरह बिल्कुल 1 से 2 बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, 1 से 2 शिकार बता रहा हूँ आपको, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, क्योंकि इन दोनों का बड़ा जो है साथ है आयनाइजेशन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। समझाऊँ किस तरह? आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है किसी एटम के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है। अब फ़र्ज़ करें मैं एक ढीला एटम हूँ, कमज़ोर एटम हूँ, इस बात को समझ गए ना, तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं एक कमज़ोर एटम हूँ, ढीला एटम हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी दे के कोई निकलवा लेगा, मुझसे रिलीज़ करवा लेगा, बेघर करवा देगा मुझे, सही है। पिक क्या ये, यानी मेरी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, यानी मैं रेडिली लूज़ कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं एक ढीला एलिमेंट हूँ दोबारा, यानी मैं ही एक ही हूँ, वही हूँ, दो नहीं हूँ। अब मुझे किसी का इलेक्ट्रॉन लेना है, हो गई मुसीबत मेरे लिए, क्योंकि जब मैं देने में बहुत तेज़ तो लेने में बहुत मुश्किल। क्या पता चला कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 1 से हो गए 2 शिकार। अब आपकी मर्ज़ी। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री ही सोच के पढ़ें। ये आइडियाज़ दिए जाते हैं अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट के, आपको नए आइडियाज़ के लिए नहीं। देख लें 3 4 आ गया, फिर से 3, अब लेकिन इसमें 4 भी स्टेरिक लगा लगा के लिखे, फ़ायदे में रहेंगे। एटॉमिक रेडियस का इरेगुलर ट्रेंड ओनली इन 3a, आयनाइजेशन पोटेंशियल का इरेगुलर ट्रेंड इन 3a 4a बोथ। 4a की भी रीज़न अभी आएगी, उसके साथ आपको बता दूंगा कि स्टेरिक तो लगवाया था, इसमें 4 भी क्यों आ गया, उसमें 4 नहीं आया। जनरल ट्रेंड देख लें, डिक्रीजेस, मैंने डिक्रीजेस ही लिखा था। डाउनवर्ड एरो मेरा जो है शॉर्ट हैंड का मतलब होगा डिक्रीजेस, और अपवर्ड एरो का मतलब होगा मेरे शॉर्ट हैंड में इंक्रीजेस, सही है। और अलॉन्ग द पीरियड समझाने के लिए आपके बुक में नहीं था, लेकिन ये मुश्किल वक्त के लिए रखे हैं, कोई एप्टीट्यूड की तैयारी में ये सब काम आ जाता है, ये फालतू कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाए भाई, ये देखें इर्रेगुलर 3 4, स्पेशल अटेंशन बस यहाँ रखनी है आपको, क्योंकि देखें मुसलसल डिक्रीज़ 1 से 2 तक, और फिर 5 से लेकर 8 तक मुसलसल डिक्रीज़, ठीक है। 3 4 में इरेगुलरिटी आई। अब आप इसी के रीज़न को बस पकड़िएगा कि 3 4 में इरेगुलरिटी क्यों है, क्योंकि रेगुलरिटी की वजह तो आपको समझ में आ गई कि एटम का साइज़ बड़ा होता जाएगा, यानी इस ट्रेंड का ताल्लुक उस पुराने ट्रेंड से, जितना एटम बड़ा होगा ना उतना खोखला और ढीला होता जाएगा, यानी उसकी इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेस, यानी न्यूक्लियस के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड कमांड वीकन होता जाएगा, ढीला पड़ता जाएगा। तो अब बताएं खुद ही, ढीला पड़ता जाएगा तो क्या हुआ, निकालना आसान हो गया ना, यानी इसको यूँ समझ लें आसान तरीके से। क्या 1a 2a में क्यों है, यानी अब सोडियम की मिसाल लें, सोडियम के पहले शेल में 2 हैं, फिर 8 हैं, फिर 1 है, 11 हो गया इसका इलेक्ट्रॉन। अब इसी के नीचे वाले पे आ जाए पोटेशियम पर, पहले 2 हैं, फिर 8 हैं, फिर 8 हैं, फिर 1 है। अब खुद ही बताएं, इसका एक इलेक्ट्रॉन 10 के साथ शील्ड हो रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन 18 के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेशियम के आखिरी एक इलेक्ट्रॉन को निकलवाना सोडियम के एक के मुकाबले में आसान हो जाएगा, क्योंकि जो बीच में पर्दा आ रहा है ना, ये न्यूक्लियस से इस आखिरी शेल के ऊपर हाथ को हल्का करवा रहा है, ढीला करवा रहा है। और क्या था आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी टू रिमूव द लूजली बॉन्डेड। तो अब देखें 1 भी लूज़ है, 1 भी लूज़ है, लेकिन ज़्यादा लूज़ कौन सा हुआ, पोटेशियम का, इसका मतलब रुबीडियम का इससे ढीला होगा। अब यही चीज़ आप कर ले 2 में, कि बेरिलियम के आखिरी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के भी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैल्शियम के 2 को निकालना आसान क्यों। अब देखें लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप खुद भी कुछ करें ना यार। ये देखें भाई, मैग्नीशियम
2 8 2 12 हो गए इसके, और इसके नीचे कैल्शियम 2 8 8 2 20 हो गए इसके। ठीक है, अब खुद देख ले, दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इफेक्टिव हो रहा है। नतीजा, कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होने के बावजूद मैग्नीशियम के वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉनों से थोड़े कमज़ोर और ढीले हैं, तो इट विल बी मच ईजियर टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसेंडिंग डाउन द ग्रुप देन द टॉप एलिमेंट्स ऑफ अ रिस्पेक्टिव ग्रुप। मतलब 3 4 देख लेंगे, 3 4 में ऐसा क्या आ गया भाई कि उसकी वजह से उसमें इरेगुलरिटी आ गई। पूरा 3 4 एक जगह कर देंगे, सुकून में आ जाए स्टूडेंट भाई, और थोड़ा ऊपर ही 4 भी आ जाएगा। सही, वेरी गुड। ये देख लें भाई, 3 में क्या लिखा हुआ है, इर्रेगुलर ट्रेंड है। वजह देखें भाई, आई कहा था 3d इलेक्ट्रॉन, सेम रीज़न एज अबव, हो गया। उसके बाद थैलियम लिखा हुआ है, याद है, इंडियम थैलियम, इसमें 4f लिखा हुआ है, 4f लिखा हुआ है, क्योंकि d ऑर्बिटल के बाद f ऑर्बिटल का नंबर भी लग जाता है कभी, अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, बहुत ज़्यादा हो जाएं। इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, फिर 8 हैं, फिर 8 हैं, फिर 18 हैं, फिर 18 हैं, फिर 32 हैं, अगर उर्दू आप समझ रहे हैं, वरना 2 8 8 18 18 32, सही है। 2 वाले को तो हटा दें, हाइड्रोजन हीलियम हट गया। अब यहाँ वाले जो है सेकंड पीरियड के बाद ये आया, ये थर्ड पीरियड आया, ये फोर्थ पीरियड आया, फिफ्थ आया, सिक्स्थ आया। ठीक है, जब 4p भरता है तो 3d भरता है। ठीक, इसी तरह जब 5p भरता है तो 4d भरता है। ठीक, जब 6 भरता है ना तो उसके बाद 4f का नंबर आ जाता है, यानी 6s के भर जाएंगे कभी आप तो 5d आएगा, फिर उसके बाद 4f का नंबर लग जाएगा। सीखा क्या? सीखा ये आपने कि d एक पीछे चल रहा होता है ऑर्बिट में, यानी कि अगर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो d एक उससे पीछे चलेगा और f उससे 2 पीछे चलेगा। और ये मैं रटवा नहीं रहा हूँ, यू कैन गो थ्रू द सेकेंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ वो प्रिंसिपल 1s 2s 2p कि किसके बाद किसका नंबर, सही है। तो अब ये अगर आपको समझ में आया तो देखें आप, थैलियम जो लिखा हुआ है, एलिमेंट्स याद हो गए आपको, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम। बताएं कहाँ पे आ रहा है? आ रहा है पीछे कुछ एलिमेंट का नंबर, एलिमेंट का नंबर लगाएं खुद ही कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में पहुंचा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि जिस पीरियड में पहुंचेगा और उसके अंदर वो वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4f का या 3d का या कभी 5f का और 4d का, तो वो उसको इर्रेगुलर ट्रेंड कर देगा। मुख्तसर क्या हुआ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसमें अब मिक्सिंग करना शुरू कर देंगे कि यार तो भूलभुलैया लग रहा है। नो भूलभुलैया, मुख्तसर ये है कि जहाँ पे डी ब्लॉक ख़त्म होता है, पीरियोडिक टेबल का जो सेंटर येलो वाला पेज दिखाया था, उसके फ़ौरन दाएं हाथ पे, राइट हैंड पे आप देखें तो वो ग्रुप 3a है, एडजेसेंट, बिल्कुल नेबर, सही है। और उस 3 के बराबर में 4 है, तो मतलब है जब भी इरेगुलरिटी ट्रेंड की आएगी ना वो यहाँ पे आएगी, क्योंकि स्विचिंग हो रही है। डी ऑर्बिटल के बाद पी ऑर्बिटल भरना शुरू हो रहा है, जबकि आगे फिर पी ही भरता रहेगा तो पी पीछे उसको पैकअप कर चुका होगा, तो इसलिए इरेगुलरिटी आगे ख़त्म हो जाएगी। पीछे सारे एस हैं, तो इसलिए एस में कभी इरेगुलरिटी यानी 1a 2a अल्कली अल्कलाइन में नज़र नहीं आएगी। अब अगर समझे तो समझे, रटे तो रटे, मैं अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ। 4a में क्या वजह थी? 4a में वजह ये थी कि इसमें अगर देखें ये कार्बन फैमिली है, 4a को कहते हैं कार्बन फैमिली। अब कार्बन है, सिलिकॉन है, फिर उसके बाद जो है जर्मेनियम है, नीचे तक चले जाए वो लेड तक चला जाएगा, मशहूर एलिमेंट्स उसमें सारे, सही है। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ है, ये आपको मजबूरी है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ। ये जो लफ्ज़ है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कभी अगर आप इसमें आने पाई का हिसाब देखेंगे, एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में एटॉमिक रेडियाई होते हैं, कुछ एलिमेंट के बिल्कुल 0.01 0.001 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट का फ़र्क होता है, यानी हम उसको कहते हैं नियरली सेम साइज़। जब नियरली सेम साइज़ हो जाता है ना,
तो उसकी वजह से उनका जो है ट्रेंड भी सेम हो जाता है। जब सेम हो जाता है तो वो तो इरेगुलर हो गया, क्योंकि तो या तो बढ़ना चाहिए या डिक्रीज़ होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और फेवर ये दे सकता हूँ कि अगर आप लोग बुक भी रेफ़र करते हैं, सिर्फ लेक्चर पे इक्तिफा नहीं करेंगे सर जवाद या कोई भी XYZ आपको पढ़ा रहे हैं, बुक ज़रूर खोलिएगा, क्योंकि बुक में इन ट्रेंड्स के साथ टेबल बने हुए हैं कि इसकी इतने एमस्ट्रॉन्ग यूनिट साइज़ है, इसका इतना आयोनाइजेशन पोटेंशियल किलो जूल में या किलो कैलोरी में एनर्जी है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको इस चीज़ में भी और फ़ायदा और होगा हैंडी कि इसकी वाकई ज़्यादा है या कम है, यानी वो वैल्यू बड़ी लिखी हुई है छोटी, वो याद नहीं करना होगा टेबल। ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक और मैंने रेफ़र किया कि आप उसको भी इस वाले हेडिंग के सामने रख देंगे ना, अगर वो वाला पेज खोल के बुक का, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। मैं खोलूँगा तो फिर ये लेक्चर पहले ही मेरा 1 घंटे से ऊपर चला जाता है, वो लोग कहेंगे भाई ये तो क्या कर रहे हैं। चले भाई आगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब मैं आपको 2 मिनट दूंगा भाई या 1 मिनट। मैंने कहा था 1 से 2 शिकार है, इसका तकरीबन सेम बिल्कुल आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला उसूल होगा, सिर्फ भूल गए इतनी देर में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और गेन। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट लेते हैं गेन करते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो बासानी देते हैं लॉस करते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन करने वाला, इलेक्ट्रो पॉजिटिव देने वाला, यानी लेने वाला हाथ नीचे, देने वाला हाथ ऊपर। तो देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो पीरियोडिक टेबल को कभी देखेंगे लेफ़्ट पे सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, यानी मेटल्स आर द बेस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि वो देंगे, उनके आखिरी शेल 1 है इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, फ़ौरन देंगे। और राइट पे जाते हैं तो शेल भरते जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये ग्रुप 7 के हर एलिमेंट के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हेलोजेंस। ग्रुप 8 सबसे स्टेबल क्यों है, क्योंकि ऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड, ऑक्टेट रूल फिल्ड। तो लेफ़्ट वाले एकदम इनकम्प्लीटली फिल्ड, राइट वाले एकदम कंप्लीटली फिल्ड। क्या बना मंजर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ आया, मेरे हाथ कानून के नहीं लंबे नहीं हो पा रहे। देखिए भाई आया 3, इसमें एक बचा, 4 का भी मसला नहीं आएगा इसमें। अच्छा, ये जो चीज़ होती है ना, इसको आप उस पर स्टेरिक लगा लेंगे, आपको कभी इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। यानी एटॉमिक रेडियस में सिर्फ 3a में इरेगुलरिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में 3a में इरेगुलरिटी है। तो स्टेरिक कहाँ पे अब गया, सिर्फ वहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल में। तो उसमें 4 में भी गैलियम और थैलियम के बीच में आने की वजह से, 4f के इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, उनके एटॉमिक साइज नियरली सेम होने की वजह से वो एक ट्रेंड 4a में भी आ गया। चले भाई आगे, रुकना 1 मिनट 1 मिनट। ये देखें भाई आ रहा है अल्फाज 3D 4F, लगभग रिपीटेशन ऑफ प्रिंटिंग, रिपीटेशन ऑफ वर्डिंग्स। तो आप ये मत देखिएगा कि 4 पेज के नोट्स हो गए या इतना। जो रिपीटेशन है जस्ट रिवाइज इट, मतलब सबको अगर आप बार बार पढ़ेंगे एकदम दिमाग में जो है कंजेशन और एग्जॉस्ट होने का कैफियत आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फिज़िक्स का भी टच आएगा भाई, चैप्टर 13 पढ़ा है आप लोगों ने मेरे साथ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्शन, कंडक्शन या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, पैसेज ऑफ करंट, अलाउंस ऑफ करंट टू पास थ्रू, यही है। ओम्स लॉ पढ़ो अगर आपने मेरे साथ या किसी और टीचर के साथ, चैप्टर 13 है 2nd ईयर का, देखिएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आप सोचोगे इसका क्या काम आ गया भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स करंट पैदा करते हैं ना, चैप्टर 13 इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ना, हाँ बोल दें, बोल दिया हाँ। तो जो सॉलिड है उनके मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो आगे जाते जाएंगे हम नॉन मेटल होते जाएंगे। ये भी एक नॉलेज दे दूँ, पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको सारे मेटल्स मिल जाएंगे, क्योंकि मेटल्स आर द बेस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन मुख्तसर वो भी उसी पैच से गुजरेगा, येलो वाला पूरा। तो देखें सारे ट्रांजिशन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी टेंडेंसी टू लूज़। राइट पे दाखिल हो आप ज़रा,
देखा था रंग बिरंगा जो है वो बॉक्स बने हुए थे, क्यों? इस रंग बिरंगा मतलब है क्या? कुछ है भाई, यानी सॉलिड से गैसियस स्टेट में दाखिल हो जाएगा पीरियोडिक टेबल, यानी टेंडेंसी टू लूज से टेंडेंसी टू गेन की तरफ दाखिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल्स वाली साइड होगी ये तो कंडक्टर बन जाएगी, जो गैस वाली साइड होगी वो बैड कंडक्टर हो जाएगी। गैस में से आप करंट कैसे गुजारेंगे? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने जो एक करंट कैरिंग तार जो है खुला पड़ा हुआ है, मैं खड़ा हूँ, नहीं समझे? छोड़े। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्शन है। अब इसमें रुक जाए भाई, जर्नली तो इंक्रीज़ होगी ऊपर से नीचे, सही है, और जर्नली डिक्रीज़ होगी लेफ़्ट से राइट, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है कि ऊपर से नीचे इंक्रीज़ होगी? क्योंकि जब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो जाएंगे तो लूज़ का मतलब वो फ्लो करेंगे, छलांगे मारेंगे, समझ रहे हैं, यानी फ्री हो जाएंगे। अब इसको जोड़ दें उस फिज़िक्स के जुमले के साथ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज इलेक्ट्रिक पल्स या ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन दूर हैं तो उनका फ़्लो, उनका घर से आना जाना निस्बतन आसान हो जाएगा, तो समझे वो अपने साथ फिर इलेक्ट्रिक पल्स या इलेक्ट्रिक कंडक्शन का फ़्लो बनाने का जो है बायस बन जाएंगे, रीज़न बन जाएंगे। तो देखो ऊपर से नीचे, यानी अब सोडियम जितना अच्छा करंट गुजारेगा अपने अंदर से, पोटेशियम उससे अच्छा गुजारेगा, समझ रहे कहानी? बोरॉन जितना अच्छा गुजारेगा उससे अच्छा एल्युमिनियम गुजारेगा। इसलिए आप देखो पता ही है एल्युमिनियम कितना अच्छा कंडक्टर है। एल्युमिनियम ट्रांसमिशन केबल्स बनती हैं, हैवी टेंशन लाइन बनती है, देखो ऊपर से नीचे है वो, यानी बोरॉन की कंडक्शन कम होगी, एल्युमिनियम की उससे ज़्यादा होगी। और माने या ना माने, गैलियम की उससे अच्छी है, लेकिन इतना महंगा पड़ेगा कि अगला कहेगा भाई वो तो खर्चा ही करवा रहे हो, तुम गैलियम के तार लगवा रहे हो। नहीं समझ रहे, ये सब सीरियस बता रहा हूँ आपको कि एज यू डिसेंड द ग्रुप बेटर कंडक्टर्स बेटर मेटल्स आर देयर। ऊपर से नीचे कंडक्टिविटी वाले मेटल्स और नस्ल और हैसियत में अच्छे मेटल्स आते जाएंगे। यानी लिथियम से अच्छा मेटल है सोडियम, सोडियम से अच्छा है पोटेशियम, माने या ना माने, मैग्नीशियम से अच्छा है कैल्शियम, माने या ना माने, बेरिलियम से अच्छा मैग्नीशियम। ये ज़बानी कहाँ से बोल रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल आप खोल के रखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। इसे उस तरह आगे चले। अब देखिए कार्बन नॉन मेटल है, देखा ग्रुप 4 में आ गया, लेकिन नीचे जाए जर्मेनियम और लेड आ जाएगा, वो मेटल बन गया, उसके अंदर फॉरेन कंडक्शन आ जाएगा, साबित हो गया कार्बन नॉन मेटल। नॉन मेटल में से कैसे, कोयले में से कैसे करंट गुजारेंगे? ऐसा कार्बन कोयला होता है, छोड़ दे भाई, आगे बढ़े भाई। ओहो बहुत तेज़ हो गया। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल है, इसको ज़रा आधे मिनट देख लीजिएगा। 1 to हाई ऑल मेटल्स, ठीक। 3 मॉडरेट, वाई? बोरॉन नो मेटल, एल्युमिनियम से मेटलिक शुरू हो रहा है तो मॉडरेट हो गया। 4 में वेरिएबल, वही 3d और 4f की बुराई। कार्बन, यानी कार्बन जो है कंडक्शन नहीं करेगा, फिर उसके बाद जो है सिलिकॉन पार्शियल करेगा, सिलिकॉन पार्शियल करने के बाद अगला जो है वो जर्मेनियम अच्छा करने लग जाएगा, फिर जर्मेनियम से नीचे वाला फिर आहिस्ता हो जाएगा। यानी इसलिए इसमें लिखा वेरिएबल, यानी पहले कंडक्टिविटी बढ़ती है फिर कम हो जाती है। 5a मॉडरेट, क्यों? नाइट्रोजन फैमिली है, गैस आना शुरू हो गई, पीरियोडिक टेबल खोल के रखे बच्चे। 5a नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन नॉन मेटल, फॉस्फोरस नॉन मेटल, पुअर होने लग गए ना, इलेक्ट्रॉन लेने की अब सलाहियत बनेगी, तो लेंगे तो करंट लेंगे क्या भाई, करंट देंगे ना यार। और 6, 7, 8 समझदार है, 6, 7, 8 में सारे नॉन मेटल और गैसें भरी हुई हैं, तो पुअर और फिर वेरी पुअर पे चले गए। 8 आर द वर्स्ट, नोबल गैस से आप एक कतरा भी करंट नहीं गुजार सकते, क्योंकि ख्याल है पुअर और वेरी पुअर में फ़र्क होता है, किसी भी जगह ये लफ्ज़ आ जाए, पुअर और वेरी पुअर में फ़र्क होता है। यानी वीक और वेरी वीक एक जैसी नहीं हुई ना बात। चलें भाई, अच्छा यहाँ पे ये 3 बोरॉन फैमिली शो मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मॉडरेट इसलिए बोल दिया कि उसमें बोरॉन है जो कि सॉलिड तो है लेकिन मेटल नहीं है।
इसके नीचे लिखा है 4A, कार्बन फैमिली शो वेरिएबल ट्रेंड। कार्बन, लेड पुअर हो गए, जबकि देखो कार्बन बिल्कुल ऊपर है, लेड बिल्कुल नीचे है। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन मॉडरेट, इसीलिए इनसे बनते हैं सेमीकंडक्टर। कभी सुना होगा सिलिकॉन चिप से सेमीकंडक्टर बनेगा। जर्मेनियम की डोपिंग होती है, अगर आप लोगों ने कभी जो है डोपिंग का टॉपिक पढ़ा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये जर्मेनियम ये डोप करता है, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, एंटीमनी। ये डोपिंग सब्सटेंसेस हैं। कब होते हैं डोपिंग सब्सटेंस? अगर उनके पास एक सरप्लस हो दे दें या किसी से एक ले लें। यानी एक्चुअली ये बिल्कुल बेस्ट कंडक्टर नहीं है, लेकिन देने लेने के बाद उनकी कंडक्शन आती है, इसलिए उनका नाम होता है सेमी कंडक्टर। सिलिकॉन सेमी कंडक्टर, यानी जिसको मेटलॉइड आप कभी बोलते थे वो। इसमें लिखा है लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आगे सारे के सारे गैस, ऑक्सीजन, सल्फर गैस नहीं है तो मेटल नहीं होंगे, सॉलिड होंगे। सॉलिड नॉन मेटल, सल्फर इज सॉलिड नॉन मेटल, इस वजह से हैलोजेंस तो हैं ही सारे नॉन मेटल। और 8 का तो नाम ही है नोबल गैसेस, तो गैसेस आर बैड कंडक्टर। 2 रह गए, बस हिम्मत कर ले। एक ऑक्सीडेशन स्टेट रह गया और एक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी सारे बच्चे इसको वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी इज़ समथिंग एल्स, ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ समथिंग एल्स। इसके दरमियान में एक बारीक सी लाइन है। अपने कंपाउंड्स में कोई एलिमेंट या कोई एटम उस वक्त किस कैफियत में अपने इलेक्ट्रॉन देने या लेने की पोजीशन में, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जबकि जो वैलेंसी है वो किसी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है उस पोजीशन की बुनियाद पर है। यानी इसको बचपन में टीचर यूँ रटवा देता है या समझा देता है कि देखें ग्रुप 1A वैलेंसी 1 1 1। अब ये देखें पीरियोडिक टेबल के नंबर की वजह से, ग्रुप के नंबर की वजह से वो वैलेंसी बन गई। ऑक्सीडेशन स्टेट मे बी वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कि इस वक्त वो दे रहा है कि ले रहा है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है कि कोवेलेंट बना रहा है, म्यूचुअल शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हेडिंग में वैलेंसी मत लगाइएगा, ये बताना था। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रा, अच्छा अब आप लोग कहेंगे ये याद करना है, याद नहीं करना है भाई, परेशान ना हो, रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए लिस्ट बनाई है ना। 1A और 2A और 3A की फिक्स्ड है, यानी सोडियम की +1 है, वो +2 हो ही नहीं सकती, सही है। पोटेशियम की +1 है, लिथियम की +1 है, तो +2 हो ही नहीं सकती। फिक्स का मतलब ये हो गया। इस तरह ग्रुप 2A वाली की 2 है, इसका मतलब बेरिलियम की +2 है, उसकी +1 या +3 हो ही नहीं सकती। ठीक है यहाँ तक। इसी तरह नीचे चले हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसकी +2 है तो +3 या +1 या -2 भी इवन नहीं हो सकती, यानी 2 के इधर का उधर 2 हो जाए, नहीं। 3 है, एल्युमिनियम, बोरॉन, ये सब +3। वजह इसकी मुख्तसर बता दूँ, ये सारे के सारे दे ही सकते हैं, ले ही नहीं सकते किसी सूरत में, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स वीक हैं। आखिरी शेल आधे से कम भरे हुए हैं। आधा मतलब 4, ऑक्टेट इज़ 8, हाफ ऑफ 8 इज़ 4। तो जब हाफ फील्ड से नीचे रहेंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो वो कभी गेन करेंगे ही नहीं, जितने भी दमदार हों। तो अब देखें, ये इसलिए हो गए 1 2 3 वाले लेसर देन हाफ फील्ड की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी टेंडेंसी टू लूज। तो इनकी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई अपने कंपाउंड में, जहाँ भी बनाएंगे, यानी एल्युमिनियम +3 बनाएगा, बोरॉन +3 बनाएगा। पक्के हो गए मेरे साथ रहते रहते 1 घंटे में, कि एलिमेंट्स याद हो गए कि 3 में कौन कौन है भाई, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। 2 में कौन कौन है भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। 1 में कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब आगे जो परेशान हो रहे हैं सर हमें याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नॉलेज हासिल कर लें आधे 1 मिनट में। ग्रुप 4A, अब ग्रुप 4A का मतलब है 50-50, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 नहीं है। ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना, अभी तो बताया था। तो अब ये -4 -2, ये +2 +4 क्या है। अब कार्बन जो है वो अपना -4 दे सकता है, +4 नहीं, क्योंकि अब इसका मामला आ जाएगा इस पर कि उस एटम का साइज़ कैसा है। क्योंकि अगर उस एटम का साइज़ छोटा है तो हर ग्रुप के सबसे ऊपर वाले छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते आते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं ना। तो अब ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे ना किसी भी ग्रुप के, वो थोड़े कॉम्पैक्ट होंगे,
यानी वैलेंस शेल के साथ अपने मजबूती होगी उनकी, ठीक है। तो इसका मतलब है वो ले तो लेंगे, देंगे नहीं, भले उनके आधे भरे में हो। अब इसलिए देखें, अभी आसान सी एक टेक्निक बता रहा हूँ, ये -4 -2 उस ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट्स की होने की उम्मीद है कि वो ले सकते हैं, क्योंकि उनका नंबर ऑफ शेल्स कम है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ उनकी बॉन्डिंग मजबूत है, और नीचे वाले जो होंगे वो ढीले हो जाएंगे, तो उनसे कोई निकलवा लेगा। लेकिन समझने का क्या है, इवन नंबर में ही ग्रुप 4 वाले दे सकते हैं, ले सकते हैं, 1 3 5 नहीं। इसके लिए आपको हंड्स रूल पढ़ना पड़ेगा। हंड्स रूल पढ़ना है, मेरी जाके जो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 का लेक्चर निकल रहे हैं, उसमें है, सीरियस मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सेकेंड ईयर पढ़ो या फर्स्ट ईयर, अगर रिवाइज करना है वहाँ से आप वो क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखें इवन नंबर में, क्योंकि पेयर में जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना तो निकलेंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं, 1 में से 2 में से 3 में से 4 में से देखना पड़ता है, क्योंकि बॉन्ड बन गया ना आपस में, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो वाली कहानी आ जाएगी। तो इसलिए इसमें कभी भी आप 1 3 5 नहीं ला सकते वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह 6 में भी यही है। अभी हम 5 में मैं भाग नहीं रहा हूँ, पहले सिखा रहा हूँ टेक्निक। 6 है ना, देखें 6 इवन है ना, देखें अब इसमें भी कोई एलिमेंट होगा तो उसकी 1 3 5 नहीं हो सकती, सही हो गया। 7 पे आ जाए, अब ये ऑड है ना, अब इसकी 2 4 6 नहीं हो सकती। जब देखो क्लोरीन या फ्लोरीन ऊपर की तरफ है, अब ये -1 ले लेगा, अब यानी लेना शुरू हो गए सारे, लेकिन नीचे जाते आते वो देने लग जाएंगे, क्योंकि नीचे के एलिमेंट ढीले हो जाएंगे। वरना हम बचपन से क्या याद करते रहे कि हेलोजन सारे दे ही सकते हैं, वो ले ही सकते हैं, सॉरी, लेकिन दे भी सकते हैं, क्योंकि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वीक हो गए, चले जाएंगे, साथ होने का मसला नहीं होता है। ये एक यूनिक है 5, क्योंकि देखिए 5 में ये मैक्सिमम 5 आ गया, ये फॉस्फोरस करता है। अगर आपको याद हो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 याद आया, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, याद आ रहा है कुछ। और फिर इसी तरह अगर आपको याद आया ऊपर का एलिमेंट कि फॉस्फोरस से ऊपर कौन है भाई, ग्रुप 5 में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे छोटा है, तो देखिए अब -3, वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा फ़ौरन ले लेगा 3 इलेक्ट्रॉन किसी से, जैसे NH3 बनाए अमोनिया, वो ले लेगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन टाइम लिमिटेड है, इस पर बात बहुत हो सकती है। मुख्तसर बता दी कि -3 नाइट्रोजन का हो जाएगा, +3 +5 फॉस्फोरस का हो जाएगा, -2 डिपेंड करेगा कि वो एक्साइटेड स्टेट के बीच में है, तो यहाँ पे ये वाला जो लग रहा है ना कि मिस प्रिंटिंग है, ये मिस प्रिंटिंग नहीं है, ये एक्साइटेड स्टेट के दरमियान में जो ट्रांजिशन कैफियत होती है उसमें या इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो उसमें 2 आ जाएंगे। वरना देखें ग्रुप नंबर 5 है तो ये वाला बच्चे को लग रहा होगा सर बाकी तो समझ में आ गए, 4 है तो देखें 3 5 7 नहीं हो सकते, 6 है तो 3 5 7 नहीं हो सकते, 7 है तो 2 4 6 नहीं हो सकते, ये हजम नहीं हुआ। तो ये एक्सेप्शंस होती हैं, मजबूरी है आपकी और मेरी। आखिरी आगे भाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप में से कोई अगर बॉयल हो रहा है तो जा सकता है। ऑप्शन दिया है मैंने टॉपिक के लिहाज से। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बचपन से अगर पढ़ रहे हैं, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत गलत हम पढ़ रहे हैं। मेल्टिंग पिघलना, बॉइलिंग उबलना, इतना आसान थोड़ी था। चेंज ऑफ स्टेट है और फिर साथ में उसके मज़ीद शक्लों का बदलने के साथ ये भी होता है कि प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर का मामला। तो बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ ये नहीं है कि किसी चीज़ को उबल जाना, वेपर्स बन जाना। एक्सटर्नल प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उसके वेपर प्रेशर के साथ बैलेंस हो जाना, इक्वलाइज हो जाना, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी था, वो है एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट। आम स्टूडेंट ये कहता है कि कोई चीज़ उबल रही है तो बस बॉइलिंग है। नहीं भाई, इसकी आसान सी मिसाल दूँ आपको। घरों में अगर आपने कभी पानी उबाला हो, पानी गर्म किया हो, उसमें तो बुलबुले बनने लग जाते हैं। है अगर आपके पास जो है थर्मोमीटर अच्छा वाला इंडस्ट्रियल, डिप कर लें, अभी तो 80 डिग्री है, क्यों हो रहे हैं बुलबुले बनने, बताएं। बॉइलिंग तो उसकी आई ही नहीं है। आप पे सवाल छोड़ा आपने। उबलने को बॉइलिंग नहीं कहते, क्योंकि उबलने की उर्दू क्या है, बुलबुले बनना। उबलने की उर्दू बुलबुले बनना, बबल्स बन रहे, बॉइलिंग आई नहीं है।
चले भाई जनरल ट्रेंड, रुक जाए भाई। डाउन द ग्रुप डिक्रीज। अच्छा, इसका ताल्लुक होगा इस बात से कि बॉन्ड कैसा है उस एटम का। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक इस बात पे आएगा, स्टेट ऑफ मैटर पे। अब ख्याल है ग्रुप 1 2 सारे सॉलिड्स मेटल्स, यानी सारे मेटलिक बॉन्ड है। मेटलिक बॉन्ड आपने सोडियम को कभी भी रिएक्शन में कैसे लिखा, Na+, पोटेशियम को कभी रिएक्शन में कैसे लिखा, K+, मैग्नीशियम को रिएक्शन में कैसे लिखा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg+। जबकि इसी के बरस आप राइट पे आ जाएं, ऑक्सीजन को आपने रिएक्शन में कैसे लिखा, O2+, क्लोरीन को आपने रिएक्शन में कैसे लिखा, Cl2+, कार्बन को आपने रिएक्शन में कैसे लिखा, C+, लेड को आपने रिएक्शन में कैसे लिखा, Pb+, सल्फ़र को आपने कैसे लिखा, S+। ये प्लस से रिएक्शन के बीच का है, वैलेंसी नहीं बोल रहा हूँ, ये कि सल्फ़र को इस तरह रिएक्शन कराना है, फॉस्फोरस को ऐसे कराना है, क्लोरीन को ऐसे कराना है, सोडियम को ऐसे रिएक्शन कराना है, जिसके बाद एरो आ जाता है रिएक्शन का। तो लेफ्ट पे सारे मेटलिक बॉन्ड्स, फिर उसके बाद जो है इंटर एटॉमिक बॉन्ड, फिर उसके बाद इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। चेक कर ले, पी ब्लॉक खोल के रखें सामने अपने, पी ब्लॉक देखें। पी ब्लॉक में एग्रीगेटेड टू डिस्क्रीट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हो रहा है। एग्रीगेटेड जुड़ा हुआ, मिला हुआ, यकजा। कभी हम एग्रीगेट बनाते हैं ना अपने चीज़ों की, यकजा। यानी देखें अब ग्रुप 3 वाले क्या है, एल्युमिनियम, गैलियम, सॉलिड्स हैं तो उनके एग्रीगेटेड फॉर्म है। तो देखें सॉलिड्स, राइट पे जाए ज़रा, क्या नज़र आ रहा है, कुछ नहीं नज़र आ रहा है। वाह भाई, ये देखें भाई BC याद करें भाई, BC याद कर लिया। बोरॉन, कार्बन, यहाँ तक हो गए सॉलिड, ठीक है। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन गैस हो गए। क्या पता चला कि एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एग्रीगेटेड टू डिस्क्रीट फॉर्म आती चली जाती है एटम की, यानी जुड़े हुए पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल से खुले खुले ढीले पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि गैसियस स्टेट कब बनेगी, गैस कब होगी, जब उसके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, ऐसी होगा। यानी ऑक्सीजन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़ी हुई है, नाइट्रोजन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़ी हुई है, और नियॉन इंटर एटॉमिक फोर्स से जुड़ी हुई है। क्यों, अरे नोबल गैसेस सारी इनर्ट है तो उसमें कभी आपने रिएक्शन में ऐसा देखा कि नियॉन को आपने ऐसे रिएक्शन करा दिया हो, क्या हो गया, नॉलेज गलत हो जाएगा। वैसे ही इनर्ट है, समझाने की बात कर रहा हूँ। मैंने आपने क्लोरीन Cl2 लिखा, गैस है। हीलियम को He2 लिखना पाबंदी है, जाके किसी PhD से पूछ लें, जबकि गैस है। क्योंकि वो एटॉमिक स्टेट की स्टेबल तरीन नोबल और आइडियल गैस है, इसलिए उनको कभी भी आप डायटॉमिक स्टेट में नहीं लिख सकते। तो ये वर्डिंग देख लें जो आपको लग रहा है कि क्या बोले जा रहे हैं। वर्डिंग में ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई। रुक जाए भाई, जो बोला वो देख लें, यकीन नहीं था आपको। ये देखें भाई, 1A 2A 3A 4A इंक्रीज लिखा हुआ है इंक्रीज, यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट 1 से 4 तक, यानी अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरॉन फैमिली से कार्बन फैमिली तक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई, डिक्रीज इन हार्डनेस। अब ये कैसे तय हुआ भाई, लेफ्ट वाले क्या याद रहा, अल्कली मेटल्स, पूरी फैमिली मेटल्स है और स्ट्रक्चर उनका कॉम्पैक्ट है। उसके राइट पे आओ, देखो बोरॉन से कार्बन में आप आ गए, यानी मेटल से नॉन मेटल के सॉलिड में दाखिल हो गए। देखिए सॉलिड्स मेटल भी होते हैं, सॉलिड्स नॉन मेटल भी होते हैं। सोडियम सॉलिड मेटल है, सही। मैग्नीशियम सॉलिड मेटल है, सही। बोरॉन स्लाइटली मेटलिक है, प्योर मेटल नहीं है, जाके सर्च कर लें, सही। राइट पे चले जाएं, कार्बन सिलिकॉन मेटल ही नहीं है। तो ये हो गया
और उसके बाद आगे आ जाए, ड्यू टू चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ये था वो। एग्रीगेट टू डिस्क्रीट, डिस्क्रीट खुला खुला ढीला ढीला, यानी देखिए 5 है कौन था, नाइट्रोजन फैमिली, 6 है ऑक्सीजन फैमिली, ये 5 6 7 8 ये हो गया आपका। देखें मैंने भी लगाई थी लाइन, कहाँ पे लगाई थी लाइन, पहले से लगी हुई थी 3 4 पे लगी हुई थी, देख ले 3 4 इंक्रीज आ गया। और 1 2 क्यों नहीं लगाई थी सर ने लाइन, वो नहीं आया तो फिर कुछ पढ़ा ही नहीं पाया आज मैं आपको कि भाई 1 2 तो सारे के सारे मेटल, 12 के 12 जो है अल्कली अल्कलाइन सॉलिड मेटल, तो उनकी तो भाई यूनिक कह लें या रेगुलर ट्रेंड बनना ही बनना है सारी चीज़ों में, चाहे वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे उनकी जो है हार्डनेस हो, चाहे उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल, ईच एंड एवरीथिंग। ये आखिरी चीज़ें दिखा दें भाई स्टूडेंट्स को, ताकि वो कहेंगे कब हम फारिग हो सकते हैं। कार्बन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट 4 में ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। पढ़ा कभी आपने कार्बन का मीथेन, कभी आपने पढ़ा कार्बन का डायमंड, कभी आपने पढ़ा कार्बन का ग्रेफाइट, ये सब कार्बन है, सही है। मीथेन उसका मॉलिक्यूल है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है कार्बन, जब करेगा तो लाजमी है कि वो अपनी अकेली हालत में भी मजबूत है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। और इसकी आसान सी मिसाल देता हूँ, कभी आप लोगों ने जो है वो बारबेक्यू तिक्का पार्टी वार्टी की हो, खाली पेट मेरे लेक्चर नहीं लिया करें भाई, क्या बता रहा हूँ। कोयला जो है अंगीठी में डाला, जलाया, कैसा जो है सुर्ख और जो है रोशन हो गया, टेम्परेचर चेक करें 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसकी एक चिंगारी आ जाए, बताएं कैसे हटो बचो जला। मुख्तसर मिसाल दे रहा हूँ। तो कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई, क्योंकि उसका कोवैलेंट बॉन्ड, उसके अंदर की बॉन्डिंग इंतहाई स्ट्रॉन्ग, यानी कोयला जो है वो बड़ा सॉलिड है अगर असली हो। 7 या 8 है, हैलोजेंस हैव लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि देखिए ये F2 जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बनी, Cl2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बनी, सही है। और देखिए नोबल गैसेस ड्यू टू इंटर एटॉमिक फोर्स। आ गई मेरी वाली बात कि आप फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन के रिएक्शन तो हमेशा बचपन से देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं, कहीं का गलत बता रहा हूँ। जब आपने मेरे साथ जो है फिनॉल में ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन किया, Br2 लिखा था कि नहीं, जाके चेक कर ले। अगर मैं थोड़ा सा भी गलत सलत पढ़ाऊँ, शट मी डाउन। इंटर एटॉमिक हीलियम नियॉन आर्गॉन, नेवन डायटॉमिक, कभी भी डायटॉमिक नहीं, He Ne Ar जीनॉन Xe। तो मुख्तसर क्या हुआ कि बॉन्डिंग की तब्दीली और इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की तब्दीली इस बात पे आमादा करती है मुख्तलिफ एटम्स को या एलिमेंट्स को कि उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वेरी करें, इंक्रीज़ की तरफ या डिक्रीज़ की तरफ, या इर्रेगुलर हो जाए। तो है तफसीली बात, लेकिन टाइम एक हद होती है। अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशंस और फिर रिएक्शंस और फिर दिमागी काम। अभी तो थोड़ा लर्निंग भी, अगर मैं तेज़ भी चला गया आप लर्निंग करके बराबर हो सकते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।